अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम डिवाइड बोर्ड में। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है दुबई लीक्स के बारे में। आज के लिए टॉपिक जो है वो टॉक शोज में या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। अब दुबई लीक्स है क्या, इनमें किन किन लोगों के नाम शामिल हैं और वो लोग किन किन पेशों से ताल्लुक़ रखते हैं, किन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। अच्छा, तो आपको सबसे पहले इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। पहले हुआ यूँ कि जो अमेरिका की एक NGO है उसका ये प्रोजेक्ट था ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के मुताबिक उन्होंने क्या किया, एक डेटा लीक किया। उस डेटा के मुताबिक ये पता चला कि दुबई में जो प्रॉपर्टी है जिसमें जो गैर मुल्की लोग शामिल हैं, प्रॉपर्टी के ऑनर्स जो गैर मुल्की शामिल हैं, उसकी जो कुल तादाद हम बोलते हैं या उस मालियत की कुल तादाद बोलते हैं हम, तो $400 अरब की मालियत की प्रॉपर्टी दुबई में मौजूद है। ये वो लोग हैं जो दुबई से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, गैर मुल्की ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तो इसमें टोटल $400 अरब है और पाकिस्तान का जो मालियत इसमें इंक्लूड है वो है $11 अरब। $11 अरब की मालियत की जो प्रॉपर्टी है दुबई में, वो इसमें पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। टोटल 17,000 पाकिस्तानी शामिल है जिसमें 23,000 प्रॉपर्टी है और जो टोटल उसकी मालियत की रकम है वो है $11 अरब। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान में कौन कौन से लोग शामिल हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, जरदारी का नाम शामिल है। जरदारी के तीनों बच्चों के नाम शामिल हैं। बिलावल का नाम शामिल है, बिलावल भुट्टो का। उसके अलावा जो बख्तावर भुट्टो है उनका अपना पेंट हाउस है जिन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। इसके अलावा उनके बच्चों के अपार्टमेंट्स हैं, विलाज हैं, वो सबके नाम शामिल हैं। इसके अलावा शर्जील मेमन शामिल है, शेर अफजल मरवत शामिल हैं और जो फैसल वावडा हैं वो भी शामिल हैं और दर्जनों परवेज़ मुशर्रफ शामिल हैं और उसके अलावा दर्जनों कर्नल और जनरल के बच्चों के नाम भी शामिल हैं और उनकी बेगमात के भी नाम शामिल हैं जो इस प्रॉपर्टी के ऑनर्स हैं और ये जो पूरी लिस्ट है उसमें इंक्लूड है। मतलब पाकिस्तानियों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर हम इस लिस्ट में बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट हम कह सकते हैं कि दुबई में इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तानी, और उसमें जो पहला नंबर हम कहते हैं वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया के हैं 35,000 प्रॉपर्टी है जो इंडिया की मौजूद है, इंडिया की एलीट या अशराफिया की मौजूद है दुबई में। अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरीके का ये डेटा जिस तरह लीक हुआ तो उस वक्त एक डिबेट शुरू होगी पाकिस्तान में भी और हमारे न्यूज़ मीडिया पर हर जगह ये चीज़ें आना शुरू हो गई कि पाकिस्तानी जो हैं वो कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। उसके बाद जितने भी पॉलिटिशियंस के मैंने आपके नाम लिए या इसमें से बिलावल, शर्जील मेमन और शेर अफजल मरवत, फैसल वावडा से सामने आए और उन्होंने अपने बयान देना शुरू कर दी, एक्सप्लेनेशन वजाहतें देना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये सारा जो हमारी ये प्रॉपर्टी है ये क्या है, डिक्लेयर्ड है। सही है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम कहीं डिक्लेयर्ड ना हो। अगर अब यहाँ पे हम पाकिस्तानी कानून की बात करते हैं, हम एक्शन लेने की बात करते हैं, तो वो एक्शन कैसे लिया जा सकता है इन चीज़ों पर कि आया ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर है कि नहीं। उसके लिए एक डिपार्टमेंट है फेडरल, पाकिस्तान का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके मुताबिक आप ये हैं, इससे पता चल सकता है कि आया ये जो प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर्ड है कि नहीं। लेकिन इसका एक लंबा प्रोसेस है। ये है, आपको पहले इनकम टैक्स जाना पड़ता है, फिर आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, फिर ट्राइब्यूनल कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स और फिर ऑलमोस्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई 10 साल लग सकते हैं आपके इन सब चीज़ों को डिक्लेयर करने में। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक, दुबई लीक्स के मुताबिक, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता कि हम बोलें कि जो जितनी भी प्रॉपर्टी ली गई है वो डिक्लेयर्ड आया है कि नहीं। यहाँ पे मेरे पास एक 3 अहम सवालात हैं। आप खुद भी सवालात के बारे में सोचें और आप लोग खुद भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। पहला अहम सवाल ये है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या हम पॉलिसी मेकर्स बोलते हैं, वो अलग बात है कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इनके पास आइडियाज़ नहीं होते, ना इनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये ऐसे बड़े बड़े जो हम बोल सकते हैं इन्वेस्टर्स हैं जो दूसरे मुल्कों में या दूसरे ममालिक में अपनी प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं या पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं करते, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में अपने पैसे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। दूसरा अहम यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये जो मैंने आपको जिस तरीके से बोला कि इस लीक में हमारे डिफरेंट जो रुकने कौमी असम्बली है वो भी शामिल है, तो ऐसे लोग जो हैं वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं दुबई में विला लेना या दुबई में पेंट हाउस लेना, ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। और तीसरा अहम सवाल यहाँ पे ये आता है कि 1958 से हमने जो IMF से कर्ज लेने की एक पूरी हमने लाइन स्टार्ट की हुई है, तो ये वो पैसा कहाँ जा रहा है। हम कोई ना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि डेवलप हो रहा है, या हम कोई ये भी नहीं देखते कि कोई बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है जहाँ पे ये पैसा जा रहा है। तो ये पैसा आया जहाँ कहा रहा है, इन सवालों के जवाब कौन देगा। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो हर साल बजट के लिए, या हम कह सकते हैं कि जब भी कर्ज मांगने के लिए IMF के दरवाजे पर दस्तक देता है और $6 अरब की जो कर्ज है, वो लोन है, वो लेता है और उसकी डिमांड करता है। इसके अलावा फिर उसके बदले में हमें उनकी जो पॉलिसीज़ हैं IMF की, वो भी माननी पड़ती हैं। हफीज़ पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर $7 अरब जो है लगाया जाता है एलीट्स के लिए, सब्सिडीज़ दी जाती हैं एलीट्स के लिए, मुल्क की अशराफियों को दी जाती है सब्सिडीज़। इसके अलावा 500 अरब बिजली चोरी होती है, 460 अरब जो है गंदम ज़ाया होती है हर साल की, और इस मुल्क के एलीट और अशराफिया की $11 अरब कहाँ पे मौजूद है, दुबई में मौजूद है, इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये तो हम सिर्फ दुबई लीक्स की बात नहीं करते, इससे पहले पेंडोरा लीक्स आई, उससे पहले पनामा लीक्स आई। तो सिर्फ ये सोचने की बात है कि जब हम IMF के दरवाजे पर दस्तक देते हैं $6 अरब मांगने के लिए और इसी मुल्क की एलीट और अशराफिया के पास
11 ارب ڈالر کی مالیت موجود ہے، کی پراپرٹی کی مالیت موجود ہے دبئی میں.